इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने एक तरफ़ा फ़ैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर आपने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई, और आपने ज़मान पार्क के दरवाज़े तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाज़े तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाज़े तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कापी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आइन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सज़ा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कदर मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं
ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई, और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पटिशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानिबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहाँ मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि ज़मानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, और यहाँ तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नज़र आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती, और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे ख़राब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी लीं और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां लीं जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस ख़त्म हो गया, और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूँ, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है? कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज़ आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज़ आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को ज़िंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल
ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں, آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224, آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن, کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48, تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایز اے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے, اس کو ری ڈیٹرمن کر چکے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیٹرمن کر چکی ہے, تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے, بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی, تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا, جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے, خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر, اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5. جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین. کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا. یہ الٹا بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا. یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI. یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا, منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے, وہ تو پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے, لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے, ہم جا کر مخالفت کریں گے. پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف, اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ ان کی چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی, ریاست نہیں چل سکتی. اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں, اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی
तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा, और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% आवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बावजूद आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, हम अपने इदारों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। पाकिस्तान में 1960s में अगर 70s में अगर आपने सीखा होता तो हमारा मुल्क दो लख्त ना हुआ होता, आज हम इकट्ठे बैठे होते। आप किसी की दुश्मनी और किसी एक बंदे की अना के खिलाफ एक बंदे की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं, जो कि आपने माजी में 16 महीने ये एडवेंचर करके देख लिया कि जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व थे, आज आपके मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर हैं। जिस वक्त आपकी चलता हुआ मुल्क बेहतरीन 6.1% GDP थी, आज आपका 0.3% है और आगे नेगेटिव हो जाएगी। जब आपका डॉलर 170-178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आज आपका 320 पे नहीं मिल रहा। ये मुल्क को गैर यकीनी कैफियत से निकालें। आपके लिए रियासत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, अवाम इम्पॉर्टेंट है। और अगर जिस तरह की बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई 12% से उठा करके आपने 38% पे पहुंचा दी है, और ये आगे 38 तक नहीं रहेगी, ये 78% पर जाएगी। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, लोगों को आपने किस चक्रों में डाल दिया है। और आज केयर टेकर जो सो कार्ड बैठे हुए हैं, क्या ये केयर टेकर या ये निगरान गैर जानबदार कहलाने के काबिल हैं कि जो सारे टारगेट कर रहे हैं, पूरी पुलिस, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, किसी तरीके से इमरान को और पीटीआई को हम क्रश कर सकें। लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें कैसे निकालोगे? आपने वो रेफरेंडम देख लिया पिशावर का, आपने वो रेफरेंडम हवेलियां का देख लिया। उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे। इस सब कुछ के बावजूद अगर लोग इमरान से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग आपकी इन हरकतों के से नफ़रत करने लग गए हैं, और नफ़रत का इजहार वोट के टाइम पे होगा। इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारी पीडीएम की जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन वक्त पे हो और उनको शिकस्त फाश हो। हम ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर खुदारा सारे स्टेक होल्डर्स सोचें, तमाम जमहूरी ताकतें भी अपने आप को रिकन्सिडर करें, और इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर अपने रवैयों को ठीक करें। थैंक यू सो मच।